तो शुरुआत करते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। अच्छा, दिक्कत क्या है हमारे साथ में? जीन्स पहले तो बहुत सालों तक लोगों को पता ही नहीं थे कि जीन्स जैसी भी कोई चीज होती है ना। इंजीनियरिंग तो बहुत बात की बात है। तो जब ये चीजें खुलनी शुरू हुई कि भाई हमारा जेनेटिक मेकअप जो है वो डीएनए और आरएनए है, तो उसके बाद में ये हुआ कि अब हमारे पास हाथ में क्या चीजें थी? हमारे हाथ में थे प्रोटीन्स, है ना। क्योंकि हम पहले तो प्रोटीन को ही जान पाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और प्रोटीन हमें पता था कि ये बनते हैं आरएनए से, और आरएनए हमें पता बनता है डीएनए से, और इस पूरी सीक्वेंस को हम बोलते हैं बेटा लोग सेंट्रल डोग्मा। लेकिन अगर हम प्रोटीन से ही मॉलिक्यूलर एनालिसिस करें किसी की भी, किसी जानवर की, किसी पौधे की, तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? पहली बात तो इनको प्योरीफाई करने में आफत आ जाती है, प्योरीफाई नहीं होते प्रोटीन्स, इतना प्योरीफाई नहीं हो पाते कि लार्ज क्वांटिटीज में हमको मिल जाए एनालिसिस के लिए, ठीक। और दूसरी बात, इनकी स्कैसिटी होती है। स्कैसिटी मतलब दे आर लेस इन क्वांटिटी, तो स्कैसिटी भी है और प्योरिफिकेशन में भी दिक्कत है। और अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, मैं भूल जाऊंगा, मैंने जो भी आज आपको पढ़ाना है ये ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल चुका हूँ, सेकेंड ईयर के और सिक्स सेमेस्टर के। आप उनको प्रिंट निकलवा दीजिए, और कोई हाथ से लिखना चाहे तो हाथ से लिख लो। एमएससी लेवल के नोट्स हैं, अच्छे हैं, आप सबको फायदा करेंगे वो। तो अब इसमें हमारे पास एक तरीका तो ये था कि या तो हम प्रोटीन का एनालिसिस करते, दूसरा तरीका ये था कि हम डीएनए के थ्रू एनालिसिस करें। यानी डीएनए से ये देखें कि अगर हमारे पास डीएनए सीक्वेंस ये है, तो ये कौन से अमीनो एसिड इसको बनाते हैं, और कौन सा अमीनो एसिड मतलब बनाते हैं, और कौन से अमीनो एसिड मिलकर फिर क्या प्रोटीन बनाते हैं। एक तरीका तो ये होता है प्रोग्रेसिव मेथड। एक उल्टा मेथड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, कि प्रोटीन को देखें कि कितने अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, और अमीनो एसिड से देखें कि ये अमीनो एसिड का जेनेटिक कोड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और इस तरह से हम डीएनए सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की जेनेटिक्स काम करती थी, फॉरवर्ड जेनेटिक्स भी और रिवर्स जेनेटिक्स भी। तो अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस करी कि हमारे पास थे हाथ में प्रोटीन। अब प्रोटीन से हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस कर तो लें, लेकिन दिक्कत क्या आती है उसमें कि उनकी क्वांटिटी कम होती है, दूसरी बार उन्हें प्योरिफिकेशन में दिक्कतें आती है। दूसरा तरीका हमारे पास था, वो ज्यादा अच्छा था, ये कि हम डीएनए को आइसोलेट करें किसी भी सेल के अंदर से, और तब जो है उसको एक्सप्रेस करा के देखें कि भाई ये कौन सा अमीनो एसिड या कौन सा प्रोटीन बनाता है। ये तरीका मेरे को भी लगता है कि ज्यादा अपीलिंग है, ठीक। लेकिन अब किसी भी टेक्निक से डीएनए को निकालना आसान नहीं है। जो हमारे पास उस समय तक टेक्निक्स अवेलेबल थी, आप मान के चलिए कि 30 साल पहले टेक्निक्स नहीं थी ज्यादा, हम लोग थोकापट्टी वाले मेथड्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब तो अभी आई हैं, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 30-40 साल, 30-35 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से पुरानी नहीं हुई होगी। तो एक अब तरीका क्या बचा हमारे पास में कि हम जो है स्टैंडर्ड मेथड से तो हम निकाल नहीं सकते डीएनए को। तो अब एक तरीका कुछ ऐसा हो कि जिस डीएनए की हमको जरूरत है, जिस डीएनए की या जीन सीक्वेंस की हमको जरूरत है, उसको हम ऐसे डीएनए में डाल दें जो ऑटो रेप्लिकेट करता हो, है ना। तो ऐसे डीएनए को जो बाहर का डीएनए लेने के बाद भी डिवाइड करता हो, उसको बोलते हैं हम वेक्टर, ठीक। वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर वो डीएनए का टुकड़ा है जो बाहर का डीएनए लेने के बावजूद भी अपने आप डिवीजन करने की क्षमता रखता हो। इट इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ डीएनए which can replicate even after insertion of foreign DNA. This is known as vector. और जो डीएनए इस तरीके से बना, इसको क्या कहेंगे? This is known as recombinant डीएनए। ये डीएनए जो दो से मिलकर बनता है बच्चा लोग, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल इट एज रेक डीएनए। और क्योंकि ये संकर है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। और क्योंकि ये दो से मिलकर बना है, सो दिस इज आल्सो नोन एज शिमेरिक डीएनए। देखो, अब जैसे एक मान लीजिए एग्जांपल है योगेश, ठीक है। अब योगेश का हो सकता है घर का नाम टिल्लू हो,
उसके दोस्त उसे कहते हो भीम, तो अब क्या है, उसके कई सारे नाम हो सकते हैं। इसी तरह से हम अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं, क्योंकि दो को मिलाकर बना है इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी रेक डीएनए। दो को मिलकर बना है इसलिए हाइब्रिड डीएनए, और दो को मिलकर बना है इसलिए शिमेरिक डीएनए। ये शिमेरा शब्द आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, है ना, वहां से हमने इसको लिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा बना वेक्टर, वो डीएनए जो एक बाहर का डीएनए ले सकता हो, और दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, रेक्ट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या शीमेरिक डीएनए। और इसमें कला क्या थी, इसकी आर्ट क्या थी, इसकी आर्ट ये होती है कि ये अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रेप्लिकेशन जीन होता है, एक रेप्लिकेशन साइट होती है, जो कि अगर डिस्टर्ब ना हो तो ये लगातार 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 डिवाइड करता चला जाता है, इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद चीज है ये। अच्छा, और इसको अब अपने आप तो डीएनए रेप्लिकेट कर नहीं सकता, तो इसको एक शरीर चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भूतों को, चुड़ैलों को, पिशाचों को शरीर चाहिए, ऐसे इस बेचारे गरीब को भी एक शरीर चाहिए। जिस शरीर के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर, जिस वायरस के अंदर, जिस फेज के अंदर हम इस काम को कराते हैं, उसे बोलते हैं होस्ट। ये घोस्ट नहीं है, ये होस्ट है ना। और ये प्लाज्मिड नॉर्मली मैंने आपसे क्या कहा है, वेक्टर है। इस वेक्टर कई तरह के हो सकते हैं, सबसे कॉमन जो हम लेते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड सेकंड ईयर वाले बच्चे भी समझते हैं और 6th सेमेस्टर वाले बच्चे भी समझते हैं कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है, जो मेन डीएनए के अलावा होता है, जो जिसका रेप्लिकेशन इसके इंडिपेंडेंट होता है। ये चाहे तो रेप्लिकेट करे, चाहे रेप्लिकेट ना करे, ये चाहे तो इसके अपना अलग रहे और चाहे तो इसके साथ मिल जाए, ये चाहे तो इसी सेल में रहे, ये चाहे तो दूसरे सेल में आ जाए। यही वो प्लाज्मिड होता है जो इस सेल को, बैक्टीरिया के सेल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मुहैया कराता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने वाला यही वो अकेला डीएनए है, और कोई नहीं है। ठीक बात। ये अकेला डीएनए ऐसा होता है जो कि पिलाई प्रोटीन बना के अपना डीएनए दूसरे गरीब सेल को दे सकता है, जिसमें कि प्लाज्मिड नहीं होता। ठीक है, इस पिलाई प्रोटीन से ये ट्यूब बना देते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर आ सकता है। और इस तरह से ये अमीर भाई इस गरीब भाई को भी डीएनए देकर उसको भी कहता है कि भैया तू भी जिंदा रह, क्योंकि ये तो जिंदा रह सकता है एंटीबायोटिक में, ये नहीं रह सकता था, इसको भी देता है। ये इस बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करता है कि ये देने लायक है या नहीं है। भाई अपनी प्रजाति का होगा तब तो आप उसको अपने पास बुलाओगे, है ना, नहीं होगा तो आप उसको नहीं बुलाओगे। तो ये कंपेटिबिलिटी भी बताता है कि ये वाला बैक्टीरिया कंपेटिबल है या नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं किसी लड़के से कहूँ कि ताला तेरी मैं जो हथिनी शादी करा देता हूँ, हथिनी शादी थोड़ी करेगा, वो लड़का है, लड़की से शादी करेगा। तो इसी तरह से जो कंपेटिबिलिटी वाला होता है, जो हमारे पंडित लोग काम करते हैं, वही काम ये प्लाज्मिड करता है। तो इस प्लाज्मिड की इतनी सारी ताकतें हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया कि वेक्टर वो डीएनए टुकड़ा है जो एक बाहर का डीएनए लेने के बाद भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया, इस डीएनए की हमारे पास हजारों हजारों लाखों कॉपियां हमको मिल सकती हैं, चाहे किसी एंटीबायोटिक का हो, चाहे बकरी के दूध का हो, और चाहे किसी के मीट का हो, या किसी पालक के प्रोटीन का हो। तो आप कोई भी डीएनए जो आपको चाहिए, आप उसको रेप्लिकेट करा सकते हो अ नंबर ऑफ टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। और ये अकेले तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए इसको शरीर चाहिए, जिसे बोलते हैं हम होस्ट। ठीक हो गया। ये क्योंकि दो से मिलकर बना है इसलिए बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या शिमेरिक डीएनए। ये बहुत जनरल बातें थी जो मैंने आपको अब तक बताई हैं। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को लिया है, इसी तरह से हम बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मिड तो मैंने बताइए, तो इस तरह से हम कई सारी चीजें ले सकते हैं जो ऑटो रेप्लिकेट करती हैं। ये पूरी टेक्निक, मतलब एक डीएनए का दूसरा डीएनए लेकर डिवाइड करना, इसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसीलिए इस तकनीक को हमने क्या नाम दिया बच्चा लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है, इस तरह से हम जीन सीक्वेंस कर सकते हैं। वी कैन सीक्वेंस अ
जीन, पहले जीन सीक्वेंसिंग की हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स करते थे जो बड़े सरदर्द वाले होते थे, लेकिन अब हम इस तरीके से हम जीन सीक्वेंसेस को पता लगा सकते हैं। आप जीन प्रमोटर जो होते हैं, ये क्या नाम है, कौशल, बेटा म्यूट करो अपने को। ये जीन प्रमोटर्स का आइसोलेशन और उनकी एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। किसी प्रोटीन, किसी एंजाइम या आरएनए का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, बताया ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप कर सकते हो उसको। 1 लाख कॉपी निकालनी है, 2 लाख कॉपी निकालनी है, आप आराम से। हाँ, अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, म्यूटेशंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। म्यूटेशंस बताइए आपको, सडन हेरिडेबल चेंजेस इन जीन, है ना। और आप कॉमर्शियल लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, वही किसी प्रोटीन का, एंजाइम का, ग्रोथ हार्मोन्स का, एंटीबायोटिक्स का। आप जीन थेरेपी कर सकते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेन है। जीन थेरेपी में हम कोशिश करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो बीमारी मुक्त हो। हालांकि मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। एंड दिस ब्रांच इज नोन एज यूजेनिक्स, इसी शाखा को हम नाम देते हैं यूजेनिक्स का, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो इसमें आप जो बीमारियां आने की संभावना होती है उनको गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं, मतलब वो जो जैगोट बनता है उसी में वो जीन डाल दिए जाते हैं जो सबसे बेटर हो। लेकिन वो ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, तो मुश्किल ही है, इसको नीचे प्रिपेयर करेगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो आगे रेज आए ह्यूमंस की वो बेस्ट एंड बेस्ट है। और देखिए, आप अगर प्रोटीन्स को ऑल्टर करके उनका असर देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल करते थे क्लोनिंग के लिए, इसे बोलते हैं क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, है ना। इसी तरह से एक टेक्निक हमारे पास है, इसे बोलते हैं पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें आपको थोड़ा सा भी अगर डीएनए मिल जाता है तो आप उसकी लाखों लाख कॉपी इस मशीन में अगर इसमें डाल दें, इस छोटी से मिलीग्राम को या माइक्रोग्राम को या नैनोग्राम को, तो ये मल्टीपल कॉपीज मिल जाता है, आपको इतना अमाउंट मिल सकता है कि आप उसको एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, पीसीआर, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा वही दोबारा डेफिनेशन में दोबारा करता हूं। होस्ट, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपका वेक्टर जो है वो रेप्लिकेट करता है। नॉर्मली तो हम लोग इसमें शुरू में जब लेते थे बेटा लोग, तो ई कोलाई को लेते थे, है ना। ई कोलाई जो नॉर्मल बैक्टीरिया में आपके पेट में रहता है, और कभी कभी जब आपको दस्त लग जाते हैं तो यही बैक्टीरिया होता है जो बिगड़ जाता है। एंटीबायोटिक खाते हैं ना, जब आप लोग, जैसे बुखार हो गया आपको, मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक खाया, तो उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि आपको जो है लूज मोशन लग जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका पेट जो है वो अपसेट हो जाता है। आपके उस एंटीबायोटिक ने सिर्फ बाहर वाले बैक्टीरिया वायरस को ही नहीं, वायरस को तो खैर नहीं मार सकते आप, बैक्टीरिया को ही नहीं मारा है, आपने आपके अंदर वाले बैक्टीरिया को भी मार दिया है, मतलब उसको गड़बड़ कर दिया है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो आपने देखा होगा आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना। उसका एक कारण वही है। तो पेट अपसेट होगा तो छाले होंगे ही होंगे। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था ये ई कोलाई नॉर्मली हम पहले लेते थे, लेकिन जब डीएनए अगर बड़ा हो तब कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया, सैकेरोमाइसिस। और सैकेरोमाइसिस आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इसको, आप बेकिंग पाउडर बोलते हैं, आप इसको खमीर उठाने के लिए डालते हैं, है ना। ईस्ट बोलते हैं इसको, बाजार में आप ईस्ट के नाम से भी इसको ले सकते हैं। इसमें और इकोलाई में क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि मान लीजिए जो पूरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूं ये सैक्रोमाइसिस है, और ये इसमें क्या है, इकोलाई। इतना बड़ा साइज का फर्क होता है। तो इकोलाई में आप किसी छोटे से पौधे का जीन देख सकते हैं, लेकिन इस सैक्रोमाइसिस वाले आकार के पेपर में आप ह्यूमन बींग्स के जीन्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, HGP,
उसमें पूरी तरह से सैक्रोमाइसिस का ही इस्तेमाल किया गया है एज अ होस्ट। क्यों किया गया है? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है और इसके प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो ज्यादा प्लाज्मिड नहीं, इसका डीएनए जो है वो ज्यादा बड़े अमाउंट का डीएनए अपने अंदर ले सकता है। अब थोड़ी बात करी जाए वेक्टर की। इस वेक्टर के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, जैसे पहली बात एबल टू ट्रांसफॉर्म, मतलब ये कि ये ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता हो। ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता मतलब कि ये बाहर का डीएनए ले सकता हो, एबल टू टेक फॉरेन डीएनए। दूसरी बात रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट कर सकता हो, ऑटो रेप्लिकेट कर सकता हो। तीसरी बात आप इसको आइसोलेट कर सकें फ्रॉम होस्ट। पता चलो सब हो गया, लेकिन अगर ये इस होस्ट से बाहर ही नहीं आ पाए तो हमें क्या फायदा होगा? तो आप इसको आइसोलेट भी कर सकें। चौथी बात, इसके अंदर हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकें। सिलेक्टेबल मार्कर्स, पहले मार्कर समझिए। मार्कर जैसे आप बुक में लगाते हैं, जैसे कोई पेज इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है कि ये एग्जाम में आएगा, तो आपने क्या करा, उसमें एक बुक नोट लगा देते हैं आप, है ना, या कुछ भी लगा देते हैं कि आपको याद रहे, वो मार्कर कहलाता है। इसी तरह से ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं किसी खास चीज के लिए, जैसे कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, या फ्लोरेसेंट मार्कर हो, या रेडिएटिव मार्कर हो, तो उस मार्कर जब डीएनए में आ जाता है तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने वो देखा है डिटेक्टिव वाले या पुलिस वाली पिक्चर में दिखाते हैं कि उन्होंने क्या है, एक छोटा सा लगा दिया ट्रांसमीटर लड़के की शर्ट में, वो देख रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है। वो क्या है, वो ट्रांसमीटर मार्कर की तरह से काम करता है ना। इसी तरह से इस वाले होस्ट वेक्टर के अंदर एक हमारा सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो लाखों कॉपी बनती हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपका जो फॉरेन डीएनए आपने डलवाया था वो है भी या नहीं है। तो हम करते क्या है कि जो हम बाहर वाला अपना डीएनए डालते हैं, जिसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है, उसके साथ, अब देखिए इधर देखिए, नीचे डायग्राम बना रहा हूँ दूसरा में, ये है हमें जीन जो चाहिए, ठीक, और इसके साथ में हम डाल देते हैं ये वाला मार्कर, ये। अब क्या होगा, जब भी प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा, जब भी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज इसको पढ़ेगी, ठीक, यहां से यहां जाएगी, तो पहले तो इसको शुरुआत करेगी और फिर इसको भी तो पढ़ेगी, फिर इसको पढ़ेगी, यानी कि यहां से यहां तक आने के लिए ये प्रोटीन बना, फिर ये बना और ये बना। अब ये प्रोटीन तो अलग तरह का है, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये चमक रहा है, कि भाई ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला है। तो मतलब कहने का ये है कि इस मार्कर को हम नॉर्मली उसी सीक्वेंस में देते हैं जिनको हम इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों एक्सप्रेस साथ साथ करें। अब जैसे मैंने बीच में दिखाया है, टूट गया, हो सकता है ठीक ना काम करे, ऐसे भी ले सकते हैं आप। ये देखिए एक मार्कर ये हो गया, वो जीन हमारा ये हो गया, और साथ में से आपने क्या लगा दिया, ये मार्कर। तो अब जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो पहले तो आपका जीन बन गया, प्रोटीन बन गया, और फिर ये मार्कर भी इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा, चमक जाएगा या फ्लोरेसेंट शो करेगा, इस तरह से, है ना। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर भी इसमें आप इंसर्ट कर सकें, जो क्या करेगा, जो कई काम कर सकता है, किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे सकता है, टॉक्सिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे सकता है, या इंडिकेट कर सकता है फ्लोरेसेंट करके या रेडियोएक्टिविटी दिखा के, है ना। तो ये मार्कर्स कहलाते हैं बेटा। और सिलेक्टेबल मतलब आप क्योंकि सिलेक्ट करेंगे ना, लाखों में से आप उसको एक को सिलेक्ट करोगे, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, सिलेक्टेबल मार्कर। जो प्लाज्मिड हम लोग जो वेक्टर में शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे वो बताए थे मैंने आपको, जैसे प्लाज्मिड थे, बैक्टीरियोफाजिस थे, और बैक्टीरियोफेज में सबसे बड़ी एग्जांपल है आपकी फेज लैम्डा। ये जो फेज लैम्डा होता है, इसका सबसे पहले मतलब इसको हम पहले इस्तेमाल करते थे किसमें, एज अ वेक्टर। और देखिए एम फेज M30, ये सब क्या है, ये अलग अलग वह जो हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर, ठीक। अच्छा, इसमें ही कुछ चीज आती हैं जिसे बोलते हैं
कॉस्मिड्स, है ना। अब कॉस्मिड क्या हुआ? कॉस्मिड जो है ये दो चीज के मिलकर बने आपके, एक तो कॉसाइट और एक मिड, यानी कि प्लाज्मिड, है ना। अब प्लाज्मिड क्या हुआ? प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल चीजें। और कॉस, ये कॉस आपको आगे के लिए भी याद रखनी है। कॉसाइट्स वो होती हैं जो डीएनए को सिकोड़ देती है, जो डीएनए को सिकोड़ देती है। मान लीजिए आपके पास रस्सा पड़ा है बहुत सारा, ठीक, आपको उसे छोटे से छोटा करना है, तो आप कैसे नॉर्मली कहते हो? हाथ पे लपेट दिया आपने, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक छोटी डंडी दे दी मैंने आपको, डंडी पे लपेट दें, तो क्या है, आपको सुविधा हो जाएगी लपेटने की। तो नॉर्मल डीएनए तो वैसे ही पड़ा हुआ है, और कॉसाइट वो डंडी है जिसके ऊपर आप उसको लपेट देते हो। तो कॉसाइट क्या करती है, उस डीएनए को और छोटा कर देती है ताकि डीएनए कॉम्पैक्ट हो सके, इन्हें बोलते हैं कॉस्मिड। इसी तरह से हमारे दूसरे प्लाज्मिड, दूसरे वेक्टर्स कौन से होते हैं? फेज-मिड। अब तुम कहोगे फेज-मिड क्या हुआ? मिड तो आपको समझ में आ गया, मिड मिड तो हो गया प्लाज्मिड। और जब आप इसको मिलाते हैं फेज के साथ, फेज याद है आपको, आपने पढ़ा हुआ इंटर में, ये होता है फेज, इसे आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज। याद आया? ये डेडपूल सा बनाते थे आप लोग, ये क्या है? ये फेज है। और इस फेज के डीएनए में जब हम किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं फेज-मिड। कॉस्मिड क्या हुआ? जब आप कॉसाइट डाल देते हैं प्लाज्मिड के अंदर, मतलब ये था आपका प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड आपने क्या डाला? कॉसाइट। कॉसाइट क्या करती है? डीएनए को सिकोड़ देती है। मतलब अगर आपने कोई बड़ा डीएनए भी डालना है, उसको छोटा बनाना है, आप उसमें कौन सी साइट ऐड करेंगे? कॉसाइट ऐड करेंगे। इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, मतलब के साथ में। कॉसाइट वो साइट जो डीएनए को छोटा करती है, वेक्टर वो डीएनए जो बाहर का डीएनए लेने के बाद भी डिवाइड कर सकता हो, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या शिमेरिक डीएनए। होस्ट वो कोशिका जिसके अंदर वेक्टर जो है एप्लीकेट करता है। वेक्टर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया है, फेज है, कॉस्मिड है ना, फेज-मिड है। अच्छा, ये कैसे बने? ये सब बने जैसे बताया, कॉस्मिड कैसे बना? कॉस और प्लाज्मिड मिलाकर। फेज-मिड कैसे बना? फेज और प्लाज्मिड बनाकर। इस तरह से हम ये सब काम करते हैं। इसी तरह से और देखिए, और भी देखिए इसमें वेक्टर्स, बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्या चीज हुई? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेटा जी इकोलाई, ठीक, और इसमें इस्तेमाल करते हैं ईस्ट। तो इसमें हम जो है बड़े क्रोमोसोम्स का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस, खमीर वाला जो है बेकिंग पाउडर, और इसमें हम थोड़े छोटे वाले लेते हैं डीएनए सीक्वेंसेस, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इस तरह से हम लोग इसमें करते हैं, ठीक। ये था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। अब तक किसी को दिक्कत हो तो पूछो। नो सर। साक्षी क्लियर है अब तक? जी सर। अच्छा, फिर भी देख लो कुछ और बात समझ। बाकी नोट्स मैंने दे रखे हैं पीडीएफ में, उसको जैसे मेरा लेक्चर हो जाए वैसे उसको पढ़ लेना। यस सर। पढ़ लेना उसके, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हाथ से लिख लेना उनको, तो तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। और उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना कि सर इस पेज पे इस लाइन पे हमें ये वर्ड क्लियर नहीं है, क्योंकि वो मेरी राइटिंग में लिखे हुए ना नोट्स, तो राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी है, हो सकता है तुम्हें कोई वर्ड समझ में ना आए, तो मेरे से क्लियर करके पूछ लेना, उसमें शर्माना नहीं। ठीक है सर। हाँ, चलिए, अब ये बात तो हुई हमारी डीएनए की, इंसर्शन की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। अब इसमें मेन चीज क्या आई? मेन चीज ये आई, इसका इतना पता भी नहीं था लोगों को पहले। इसी समय एंजाइम्स की खोज हुई, ये थे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जैसे कि मैं आपको पहले कई बार बता भी चुका हूं इस चीज को, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बेटा जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में दो तरह के एंजाइम्स काम करते हैं। एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक, और एक होते हैं मिथाइलेशन एंजाइम, ठीक। अब आपने, जैसे मैं मूवी की बात करने जा रहा हूँ, जैसे कोई मूवी देखी होगी आपने, लड़का लड़की जो है पार्टी में जा रहे हैं जैसे, ठीक है,
अब अगर उनके पास पार्टी में जाने का टोकन है तब तो उन्हें जो बाहर मोटा सा सांड खड़ा रहता है गार्ड, वो कहेगा हाँ जाओ अंदर जाओ एंजॉय करो। और अगर उनके पास टोकन नहीं है तो फिर क्या करता है, उनकी धुलाई करता है ना। तो मिथाइलेशन वही प्रक्रिया होती है जब किसी बाहर की चीज को, बाहर का डीएनए है या कुछ है, उसको कौन सा ग्रुप ऐड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो अंदर इस सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये इनको मारते नहीं है, पहचान जाते हैं कि भैया हमारे डीएनए है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं ये बाहर से आने वाली चीजों को कट करने का काम करते हैं। कट जैसे कैंची होती है ना, तो कैंची क्या काम करती है, कटिंग का काम करती है, कट। अब कटिंग जो है आपकी दो तरह से होती है डीएनए की, एक होती है बाहर से अंदर की ओर एंडोन्यूक्लियस, एक होती है अंदर से बाहर की ओर यानी कि एक्सोन्यूक्लियस। तो ये क्या है दोनों, ये है डीएनए को काटने के तरीके, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और दूसरे होते हैं हमारे मिथाइलेसिस एंजाइम, जो क्या काम करते हैं, जो मिथाइल ग्रुप ऐड करने का काम करते हैं बाहर से आने वाली चीजों पर, ये पहचान कर कि वो हमारे अपने हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं मिथाइलेशन का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी पर पूरी बायोटेक आधारित है। बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के तो कुछ है ही नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक जगहों पर डीएनए को काटते हैं। These are those enzymes which cut DNA at specific sites. ये पहले उसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ATG अगर ये साइट है जहां इनके मिल गई वहीं पर क्या करते हैं, कट। AT जहां मिलेगा वहीं पे कैंची चला देते हैं, कट। चाहे ऐसे मिले 5 या ऐसे मिले, ठीक है। और ये सबसे पहले 1960s में आइडेंटिफाई करे गए थे पिताजी। और ये इस डीएनए जिसको हम टारगेट डीएनए बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है सीक्वेंस, ये करीब करीब 4 से 8 बेस पेयर लंबी होती है। तो ये अब हम इसको और रिडिफाइन करें डेफिनेशन को कैसे, these are those enzymes which recognize 4 to 8 base pair of DNA and cleaves them at specific site। मैंने क्या बोला, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो 4 से 8 बेस पेयर डीएनए को पहचानते हैं और फिर उसको काट देते हैं। क्लीव का मतलब होता है काट, क्लीव अंग्रेजी का शब्द है और उसका मतलब होता है काटना, ठीक है। तो ये क्लीव करके उस डीएनए को अलग कर देते हैं। अब ये होता ये है कि हजारों तरह के डीएनए, हजारों तरह के, आप सोच भी नहीं सकते किस तरह के डीएनए हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं। ये अलग अलग तरह की सीक्वेंसेस पहचानते हैं जिनकी लंबाई वही 4 से 8 बेस पेयर करीब होती है। तो हर रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्पेसिफिक होता है कि ये ATGC काटेगा या ATTT काटेगा या GGCCT काटेगा, अब कुछ हो सकता है वो से काटते हैं। अच्छा, अब इसके थोड़ी से नामकरण की बात करें तो नाम तो हर किसी का होता है। जैसे मान लीजिए नाम है जीशान अहमद, ठीक है, मैं हो गया शलभ गुप्ता, तो हमारे क्या होते हैं, एक सरनेम होता है फर्स्ट नेम और एक सेकंड नेम होता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, है ना। नॉर्मली इसको हम कैसे नाम देते हैं, इसको हम देते हैं जैसे इको R1। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये जो नाम होता है इसका, ये पहले 3 लेटर्स जो होते हैं ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ये पहले 3 या 4 हो सकते हैं जो इटैलिक्स में, यानी थोड़ा सा मेरी तो राइटिंग गंदी है ना, ऐसे टेढ़ करके लिखे जाते हैं ये इको, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं कि भाई बताता है कि टेढ़े हैं। इसके बाद में आता है ये रोमन नंबर आते हैं जो ये बताते हैं कि ये कब आया एग्जिस्टेंस में। मतलब सबसे पहला था, दूसरे नंबर का था, तीसरे नंबर का था, 10वें नंबर का था, 11वें नंबर का था। मतलब इस ऑर्गेनिज्म से इसको निकाला गया है। ये है ई कोलाई, तभी हमने इसको क्या नाम दिया, ECO। अच्छा, ये नाम कैसे रखा इसका, हमने जिस जानवर से
या जिस भी बैक्टीरिया से इसको निकालते हैं उसका पहला अल्फाबेट और ये 2 अल्फाबेट इस तरह से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैम है ना, तो बैम जो है ये नहीं, बैम बाद बताऊंगा, HPA जैसे, तो ये H मतलब हीमोफिलिस से लिया हुआ है और PA जो है ये पैरा इन्फ्लुएंजा से लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नाम के जानवर से हमको निकाला जा रहा है हम वही नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम से कोई एंजाइम निकलेगा तो उसका नाम क्या होगा, SGU। ठीक, अब जिशान के नाम से निकलेगा फॉर एग्जांपल तो GAH, जिशान अहमद। ठीक है, और अब जैसे ये हमारी है साक्षी मित्तल, ठीक, तो SMI। किसको कोई दिक्कत इसमें? जैसे रानी रानी है तो RA, कितना आसान है, याद हो गया। अब भूमिका, अब अपने नाम से एंजाइम बना के देख लीजिए सब लोग, अभी आपको याद हो जाएगा, आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा कि एंजाइम का नामकरण कैसे करा जाता है। ठीक, अब आप ये पूछोगे कि सर ये इको तो सुन में आ गया हमें, है ना, अब ये जो है ये R क्या है, R कौन से स्ट्रेन से निकाला, हाँ कौन से स्ट्रेन से इसको हमने निकाला हुआ है या ओरिजिन कहाँ से है ना, ओरिजिन को बताता है ये। तो इसमें कई बार लेबोरेटरी का नाम भी आ जाता है, इसमें लेबोरेटरी का भी होता है कि भाई इस लैब से है ये, और 1 2 3 4 क्या थे, ये सीक्वेंस है। मान लीजिए R लैब में सबसे पहले बना था तो उसका नाम क्या पड़ गया, R1, और मान लीजिए ये किसी दूसरे का बना, फिर इको H लैब में बना इको H1, तो ये इस तरह से हम फिर लेबोरेटरी का नाम और उस लेबोरेटरी में ये कौन से नंबर पे इसकी उत्पत्ति हुई है वो फिर हम लिखते हैं रोमन में, रोमन 1 2 3 4। जो सबसे पहला हार्मोन बना होगा उसको कहते हैं 1, उसके बाद बनने वाले को 2 3। इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण करते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, ठीक। अब हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा जी 2 प्रकार के हम ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है टाइप 2 और एक कैटेगरी होती है, और एक होती है टाइप 1 एंड टाइप 3। अब टाइप में ये जो पहली टाइप होती है इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम वो वाले एंजाइम रखते हैं जो मिथाइलेसिस और रेस्ट्रिक्शन दोनों का काम अलग अलग करते हैं। और टाइप 1 और 3 में इसमें क्या होता है कि एंजाइम एक ही एंजाइम होता है जो दोनों तरह काम कर सकता है। ठीक है, या तो ये काटने का भी कर लेगा और ये जो है जोड़ने का भी, मिथाइलेशन को भी कर सकता है। तो टाइप 2 के एग्जांपल है जैसे इको R1, इनका क्या काम हुआ, इसमें जो है इसका काम मिथाइलेशन का है तो मिथाइलेशन ही करेगा, इसका काम रेस्ट्रिक्शन का है तो रेस्ट्रिक्शन ही करेगा। लेकिन टाइप 1 और 3 वाले एंजाइम जैसे कि इको के, इको बी, ये क्या करते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने आपको तरह तरह के हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब इसमें देखिए मैं एक सीक्वेंस आपको दिखाता हूं, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब इसमें क्या है ये देखो, ये एक जीन सीक्वेंस दे रखी है इन्होंने। इस जीन सीक्वेंस में अगर आपको दिख रहा हो कि ये 2 जगह कट लगा हुआ है, तो ये जो पहचानता है ये 6 बेस पर पहचान रहा है, ये है ना, GAATTC। ये सीक्वेंस कौन सी पहचानी, नाम के एंजाइम का इको R1 फॉर एग्जांपल है, ये पहचानता है GAATTC। कहां से, एंजाइम्स के बारे में जो हम बताते हैं तो बताते हैं कि किस तरफ से, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जब हम पढ़ना शुरू करेंगे सीक्वेंस को, अपस्ट्रीम चलेंगे तो GAATTC। अब देखो नीचे देखो इसका उल्टा, अब यहां से हम इधर की तरफ चले तो GAATTC, सेम सीक्वेंस है ना, GAATTC 5 प्राइम से इधर और GAATTC 5 प्राइम से इधर। तो ये सीक्वेंस क्या पहचानी, इसमें आपको 2 बातें याद करनी है बच्चों लोग। पहले आपको याद करना है कि जीन सीक्वेंस 4 से 8 पेयर, 4 से 8 बेस पेयर लंबी होती है। इसमें कितने बेस पेयर हैं,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बेस पेयर में आती है। अब इसमें काटता कहाँ है? ये काटता है जी और ए के बीच में। देखो मैंने लाल दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा लाल रंग, ये एरो बने हुए हैं। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे बेटा लोग? हम ये बोलेंगे इको R1 recognizes 6 base pair sequence GAA-TTC from 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime and cleaves यानी काटता है, एंड या कट्स कह दीजिए, आपको क्लीव में दिक्कत हो रही है तो कट बोल दीजिए, एंड कट्स DNA बिटवीन G एंड A। ये फिनिशिंग प्रेजेंटिंग नहीं करो बेटा, G और A के बीच में कट करेगा, ये देखो। तो अब ये आप देख रहे हो, ये कट जब लगेगा DNA में तो तिरछा कटेगा, है ना? ये तिरछा, सीधा कट नहीं लग रहा है, तिरछा कट लग रहा है, ये देखो ये। अब ये क्या बना? G और इसके नीचे क्या बचा? CTTAA, और दूसरा टुकड़ा क्या बना? AATTC और इसके नीचे G। अब ये दो टुकड़े बन गए, इन्हें बोलते हैं कोहेसिव एंड। कोहेसिव एंड आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, कोहेसिव मतलब एक से, है ना, चिपकने वाले। तो यहाँ पर दो टुकड़े बने, ये G और नीचे CTTAA और इधर ये GCTTAA। इस तरह से हमारे दो टुकड़े, देखो ऐसे दो टुकड़े ये बने हुए हैं, है ना। अब ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रेस्टिरेशन एंजाइम्स कटिंग करते हैं, ठीक। 4 से 6 बेस पेयर पहचानते हैं और फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उसको काट देते हैं। और अगर डीएनए तिरछा कटे, फॉर एग्जांपल डीएनए अगर ऐसे पहचाना है, ये ऐसे, ठीक, अगर ऐसे कट लगते हैं तो ये कैसे एंड बनते हैं? कोहेसिव एंड, यानी कि ये एंड आपस में चिपक भी सकते हैं। और अगर डीएनए बिल्कुल ऐसे कट लगता है, सीधा खड़ा हुआ कट लगता है, तो इसको बोलते हैं ब्लंट कट्स। ये कैसे कट कहलाते हैं? ब्लंट कट्स, ठीक। ये आपस में जुड़ नहीं सकते दोबारा, दे कैन नॉट रीजॉइन, दे कैन नॉट रीजॉइन। ये क्या है? जैसे कटे वैसे जुड़ सकते हैं, जैसे कटे वैसे जुड़ जाते हैं, इसलिए इनके हम फटाफट इसमें कुछ और ऐड करते हैं ताकि ये दोबारा ना जुड़ जाएं। तभी हमने इनको कोहेसिव एंड कहा, यानी चिपकने वाले एंड्स इनको कहा है। ये जितने भी रेस्टिरेशन एंजाइम्स होते हैं, ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में काम करते हैं। दे ऑल रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस, और जिसकी कंसेंट्रेशन करीब करीब 10 मिली मोल होती है, उसकी प्रेजेंस में ये काम करते हैं। एक बफर सॉल्यूशन मैंने 6M वालों को बताया था, बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस होती है, और जिस पर हम इसको सेपरेट करते हैं वो होता है आपका एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए, एक आपको छोटी सी एग्जांपल और समझाता हूँ, अभी लास्ट है आज के टॉपिक का। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल डीएनए प्लाज्मिड है कोई, और इसमें देखिए मैंने कुछ सिंबल दे रखे हैं, जैसे ई है, ई, ये एक्स है, ये बी है, ठीक। ये ई का मतलब ये वो साइट है मेरे बच्चा लोग जो ई कोलाई बैक्टीरिया से जो काटेगा, सॉरी ई कोलाई बैक्टीरिया कह रहा हूं, जो इको आरआई काटेगा। ये दो एंजाइम हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, इको R1 और बैम H1, ठीक। तो ये इको R1 से कटेंगे और ये बी वो है जो बैम H1 से कटेगा। अब मान लीजिए मैंने इसको इको R1 ट्रीटमेंट दिया, तो इसके कितने टुकड़े होंगे? अब यहां से देखिए, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2, अच्छा नहीं, एक और भी चाहिए रहा, भूल गया था। ये देखिए, ये और ये बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, मतलब एक धागा है जिसे मैंने नॉट लगा रखी है 5, तो ये 5 जगह से कटेंगे, तो 1 2 3 4 5, हाँ, तो 5 हमारे धागे ये वाले आ गए। अब इसमें आप देखिए, इसमें बी से सिर्फ एक ही साइड दिखी है ना, बैम H1 सिर्फ एक ही जगह पहचानेगा, तो जब ये कटेगा तो एक धागा बनेगा, ये देखो। और मान लीजिए इसमें हम दोनों से काट दें, तो दोनों एंजाइम दे दें, तो इसके बनेंगे हमारे 6 टुकड़े। तो इस तरह से जो है ये हमारे रेस्टिरेशन एंजाइम्स काम करते हैं।
किसी को दिक्कत इसमें बेटा जी? नो सर। नो सर। हाँ, इसको मैंने आज तक जितना था, मतलब आज जो पढ़ा है तो मैं नोट्स दे दिए हैं, इसको उतार लो और इसको मुझे जो है आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में लिख के पूछ लीजिएगा, बाकी कल जब क्लास होगी तब बता दूंगा, ठीक है? और अटेंडेंस दे दो अपनी, और ऑनलाइन अटेंडेंस भी ये योगेश जो है ये सेकंड ईयर की दे देगा, और फाइनल ईयर की जो है मुझे आसिफ या नेहा कोई भी एक जना दे देना, या ठीक है? और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर देना बेटा लोग, है ना? ग्रुप में डाल दो, मुझे दिखता ही नहीं है फिर वो। और ये नोट्स हमने उतार लो और तब मुझे दिखा देना अपनी कॉपी में कि सर हमने नोट्स बना लिए हैं, इतना कर देना, ठीक है? एक पेज उतार के दिखा देना। ओके सर। नोट्स काम आएंगे, जिंदगी भर काम आएंगे नोट्स, चिंता मत करो। चलो सो गए मेरे बेटा, हैव अ नाइस डे मेरे बेटा लोग, बाय। थैंक यू सो मच सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।